गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, पीछे की चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और हमने अभी तक जितने लेक्चर्स को देखे उसको आप अच्छे से रिवाइज करके पूरी तरह से कंठस्थ रखे होंगे। आज हम लोग अगले लेक्चर 6 करेंगे और जो चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं उसके आगे वाले टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। आप हर चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिएगा, पेशेंस के साथ पढ़ाई करिएगा और पूरी लगन से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो हमेशा कहते हैं हम अपनी पढ़ाई में एकदम ईमानदार होकर के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। पढ़ाई से कोई बेईमानी नहीं, सपने बड़े हैं तो मेहनत भी एकदम बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन अच्छी चीज़ों को हमेशा अपने मन में रखते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉलम्स ला पढ़े थे, उसके स्टेटमेंट्स को देखे थे और साथ ही साथ हम लोग उसके एक्सप्रेशन को डिराइव किए थे। उसके बाद साथ ही साथ कुछ उसके बारे में भी देखे थे और उसमें एक टर्म आया था परमिटिविटी। हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़े थे, क्या होता है परमिटिविटी। फाइनली हम लोग एक लाइन देखे थे कि परमिटिविटी डिनोट्स द रिस्पॉन्स ऑफ ए मीडियम टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग क्या देखे थे कि जो परमिटिविटी होता है वो कुछ और नहीं, जो दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उनके बीच कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है, तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स दे रहा है मीडियम, जिस मीडियम में वो दोनों चार्ज रखे गए हैं, वही हमें कौन बताता है, परमिटिविटी बताता है। परमिटिविटी क्या बताता है कि इट गिव्स द रिस्पॉन्स ऑफ द मीडियम टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स और पॉइंट चार्जेस। मतलब दो पॉइंट चार्ज जिस मीडियम में रखे गए हैं, तो उन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो उस मीडियम का क्या प्रभाव है ये हमें परमिटिविटी से पता चलता है। क्लियर हो गया। अब हम परमिटिविटी के से रिलेटेड कुछ चीजों को और पढ़ेंगे हम, और उसके बाद से फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टर्म जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है नाम? रिलेटिव परमिटिविटी। आइए देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन और यहाँ आर लिख देते हैं, इससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। आपको याद होगा जब हम एप्सिलॉन मीडियम लिखते हैं इस तरह से, इसका मतलब होता है कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। वहीं अगर हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं यहाँ पे, किसका, इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, मतलब वैक्यूम बोल सकते हैं या एयर बोल सकते हैं। और ये किसका है, ये पर्टिकुलर किसी मीडियम का अगर लिखना हो तो हम वैसे लिखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए रिलेटिव परमिटिविटी, आपको पता है कि जहां भी शब्द रिलेटिव आता है वहां कम से कम दो चीज जरूर होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और नहीं, एक तरह का रेशियो है किसके किसके बीच, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? एक रेशियो है किसी मीडियम के किसी मीडियम के परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो एकदम सिंपल चीज है, इसका न्यूमेरिकल बनाने में आपका इस्तेमाल आएगा, इसलिए इस चीजों को हम जान लेते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड as the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of free space कह लीजिए या वैक्यूम कह लीजिए या एयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर जो कि ये है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री। ठीक है। तो आप कहीं भी आपको रिलेटिव परमिटिविटी का शब्द दिखाई दे तो आप परेशान मत होइएगा, ये यही चीज है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से एक टर्म आपको दिखाई देगा जो न्यूमेरिकल्स में अक्सर आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक शब्द जब भी आपके माइंड में आता है ना, तो समझ लीजिए कि हाँ इंसुलेटर से रिलेटेड या इंसुलेटर की प्रॉपर्टी या इंसुलेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में ये जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के कैपिटल के से।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। क्या होता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। और ये भी रिलेटिव परमिटिविटी किसका है? ऑफ अ मीडियम का ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कुछ और नहीं, बस समझ लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, कहीं कहीं आपको रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में मिलेगा, कहीं कहीं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में मिलेगा। तो दोनों की डिफिनीशन यही हो जाएगी। इसका भी डिफिनीशन यही होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैथमेटिकली बस उसी तरह हम लोग लिखेंगे। बस यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिनीशन में यही रह जाएगा। बस यहाँ के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस कहीं कहीं रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से दिखेगा आपको, कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम से दिखेगा। तो के इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए अब कहीं कहीं एक इससे रिलेटेड एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। ये अक्सर कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो के होता है ना, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। अब 1 कब होती है और इनफाइनाइट कब होती है, ये दो केस बनते हैं। ये देख लीजिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए बनती है? फॉर परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्लियर है? के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगी? फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए। वही बात करते हैं अगर दूसरे नंबर पे, तो के की वैल्यू जो है जो सबसे कम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो ये 1 कब होगा? फॉर परफेक्ट इंसुलेटर के लिए। ये दो चीज याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बना करके आपसे पूछ देता है। अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग एग्जाम जो आप स्टेट लेवल पे देंगे या बाकी और भी ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम देंगे तो उस समय पूछ देता है ये चीज। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, तब क्या बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है और इंसुलेटर के लिए क्या होती है? 1 होती है, परफेक्ट इंसुलेटर के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब चलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो परफेक्ट इंसुलेटर की बात आएगी, मतलब परफेक्ट इंसुलेटर या बेस्ट इंसुलेटर किसको हम कहेंगे, तो वो हम जनरली एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं कि ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या है हमारा? ड्राई एयर हमारा बेस्ट इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ड्राई करके क्वेश्चन बना करके ड्राई एयर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ जब 1 की वैल्यू डालिएगा तो एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ के की वैल्यू जब 1 डालिएगा तो ये 1 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन एयर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग एयर का क्या लेके चलते हैं? एप्सिलॉन नॉट लेकर के चलते हैं, इसीलिए। ठीक है, यहाँ 1 डालिएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का परमिटिविटी। मीडियम क्या है? एयर है, मतलब एप्सिलॉन एयर मीडियम अगर है तो उसकी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट हम मान लेते हैं, यही एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है? जो फ्री स्पेस का आप मानते हैं। ठीक है, तो फ्री स्पेस का एक स्टैंडर्ड हम लोग लेके चलते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग लाइट की स्पीड c मान के चलते हैं, तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं किसी मीडियम में तो ईटा इक्वल टू c बाय v लिखते हैं। तो एक क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के चलते हैं। ठीक उसी तरह ये फ्री स्पेस का मान लेते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इन चीजों को। एकदम छोटी छोटी चीजें आप जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उन सब में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये सारी चीजों को आप बेसिक से अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तो हमारा न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो न्यूमेरिकल के लिए फाउंडेशन जब स्टार्ट हो जाएगा ना, फाउंडेशन बन जाएगा एक,
तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से न्यूमेरिकल टैकल कर पाएंगे। और याद रखिए आप 90% लोगों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, आंसर्स नहीं आते हैं। तो अगर आप भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए क्या उपाय है कि आप जो भी फाउंडेशन है उसको अच्छे से करिए, बाकी जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो प्रैक्टिस करते करते तो बहुत कुछ किया जा सकता है, वो सारी चीजें होंगी। तो पहले जो बेसिक चीज है उनको अच्छे से कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए अभी आपके मन में आया कि वेक्टर फॉर्म में कभी उधर पढ़े अभी क्यों पढ़े, तो देखिए कूलम्ब्स लॉ में फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हो सकता है कि जब हम इस चीज का आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करें तो उस केस में क्या होगा कि 2-4 फोर्स जब हमको मिलने लगेंगे तो उस केस में उसको हम अलजेब्राइकली तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ जाएगा। इसलिए हम कूलम्ब्स लॉ को पहले वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स की बात हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ में, इसलिए हमें कूलम्ब्स लॉ को एक बार वेक्टर फॉर्म में भी देखना जरूरी है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कुछ अंतर नहीं होगा दोनों में, चीजें वही है, ऐसे नहीं, बस थोड़ी सी चीजें समझने के लिए आपको दिखा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत इस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो पीछे में चीजें पढ़े वही रिजल्ट है, बस उस रिजल्ट को हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में देख लेना है। उस समय तो कोई साइन की बात हम लोग नहीं किए थे, पीछे जब कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे डायरेक्ट एक्सप्रेशन ला दिए थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग साइन के बारे में पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत कैसे डायरेक्शन है, किधर है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में बेसिकली देखेंगे। वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, तो डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ है, एक Q1 है, एक Q2 है। Q2 पे F2 फोर्स लग रहा है इस साइड, क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइन लगता है ना, तो उधर लग रहा है, और ये वाला इस पे जो लगा रहा है वो F1 फोर्स, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, दोनों पे एक पे F2 फोर्स इसे इधर लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, और एक इधर लग रहा है F1, ठीक है। ये हम मान के चल देखिए जंक्शन कर रहे हैं ताकि जो चीजें एक्सप्रेशन पे हम आ जाए वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए तो इस एजम्पशन को आपको माना, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r मान लेते हैं, और Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1 क्या है, r वेक्टर है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। चलिए लेट F1 कौन सा फोर्स है, Q1 पे लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण, तो लेट F1 denotes the force on Q1, ठीक है। F1 कौन सा फोर्स है, जो Q1 पे लग रहा है, एंड F2, ये सारे साइंस को साथ में लेकर चलिएगा जो वेक्टर की तरह लगा हुआ है फोर्स के ऊपर। F2 denotes the force on Q2। F1 किस पे फोर्स लग रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, एंड F2 किस पे फोर्स लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, ठीक है। F1 Q1 पे, F2 Q2 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नया वेक्टर लिए हैं R वेक्टर। ये R वेक्टर क्या है, तो लेट R वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, Q2 का, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ ओरिजिन तो हम बनाए नहीं है, तो हम क्या देख रहे हैं कि Q2 का पोजीशन वेक्टर है ये, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो आप इसको 3D 2D पे बनाएंगे इस तरह से, तो एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, अल्टीमेटली ये निकालने के लिए आप
इसके रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे, इसमें से इस वाले को माइनस कर देते तो ये वाला निकल जाता है। तो ये हम डायरेक्ट ले लिए हैं कि आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है Q2 का किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम फोर्स लिख लेते हैं। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है और एयर में हम ये सारा काम कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, एयर में। ठीक है, तो यहाँ तो 1/4πε0 हो गया इनटू चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी कितनी है, Q1 Q2 बाई फोर्स डिस्टेंस कितना है r²। अब चलिए ये फोर्स है, इसका डायरेक्शन कहां है, तो डायरेक्शन r वेक्टर के उल्टा है, r वेक्टर इधर की तरफ है। ठीक है, तो हम इसके उल्टा डायरेक्शन में ना F1 तो इधर लग रहा है, तो F1 की वैल्यू जो होगी ये क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ r वेक्टर। आई बात समझ में, फोर्स इतना हो गया था लेकिन इसकी डायरेक्शन r वेक्टर के उल्टा है, इसलिए हम माइनस r वेक्टर लिख दिए। या सिंपल वर्जन हम क्या लिख लेंगे, लिख देंगे हम 1/4πε0 डॉट Q1 Q2। ठीक है, ये वेक्टर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, r², इसको हम r³ कर देते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर a वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, r³ दिया हुआ था तो r वेक्टर बाई r लिख दिया उसको, तो r वेक्टर यहाँ दिख रहा है और जो उसका एक r से मल्टीप्लाई हो गया। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस चीज को। देखो कोई दिक्कत कोई इशू, F1 को हमने पहले r³ के टर्म में लिखा, r³ का डायरेक्शन ये है जिस डायरेक्शन में r वेक्टर है और उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्म में पहले लिखा और फिर उसको हम वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग F2 को लिखते हैं। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r³ इसमें भी आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, F2 का डायरेक्शन r के डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्लियर है। F1 माइनस r³ के डायरेक्शन में, F2 r³ के डायरेक्शन में। क्लियर है, नोट कीजिए इस चीज को। तो हम दोनों यही चीजें यहां से सिंपल देखिए, ये पहले हम r³ लिखे, r³ को हम r वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, सिंपल वेक्टर का रूल। यहाँ से r वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया और सिंपल ठीक दूसरी तरफ यहाँ माइनस साइन गया क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं है, तो F1 F2 मिल गया। नोट करिए इस चीज को। चलिए नोट हो गया। अब देखिए इस दोनों फोर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्स ऑलरेडी सेम ही है, बस डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एक चीज यहाँ से कंक्लूड करके लिख सकते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं कि सारी फोटो बना लीजिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, सो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, या ये वाला इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, मतलब ये साइन क्या दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में दोनों फोर्सेस को लिख दिया और फाइनली हम ये रिजल्ट पा लिए। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। ये देखिए यहाँ फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यही तो है कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हाँ, जो आपके 12th के बोर्ड में अगर ये पूछता है, इसका बाकायदा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना कर करना होगा। तो आप किसी बुक से उसके डेरिवेशन को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। यही काम किया रहेगा, थोड़ा लेंदी तरीके से कर देगा और आपको बोर्ड में तो स्टेप्स बढ़ा के लिखने पड़ते हैं, तो उससे लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड के लिए ये सब चीजें आप पढ़ते चलिएगा ना, तो क्या होगा कि देखिए आप जब बोर्ड की भी तैयारी होती चलेगी, लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा चीजों को लेंदी तरीके से लिखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, आप उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं वो हम बोल दिया करिए, जैसे यहाँ बोल दिया कि इसकी डेरिवेशन को देख लीजिएगा, जगह नोट कर लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा लेंदी तरीके से, ताकि आप अच्छे से लिख सके स्टेप्स, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यही है चीज वहां भी, बस थोड़ा सा 2-4 शब्द और आपको मिल जाएगा स्टेप, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, इस कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म पूछ देता है क्योंकि बोर्ड के पेपर में, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डेरिवेशन सब कर लीजिएगा, ये बेसिक समझने के लिए डेरिवेशन था, ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और देखिए यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे किए तो लिख सकते हैं F1 + F2 = 0। ये वाला जब इधर आएगा तो F1 + F2 = 0 हो सकता है। और ये ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं, ये दो फोर्स और दोनों का नेट सम 0 हो गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ये कुछ और नहीं, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लगेगा, डायरेक्शन भी उल्टा होगा और मैग्नीट्यूड भी उल्टा होगा, दोनों का बराबर होगा, सॉरी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, बस यहाँ माइनस का साइन आ गया, इसका डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ देखिए इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसमें यहाँ से आप डिराइव कर लिए। ये सारी चीजें पूछती हैं बोर्ड में कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कूलम्ब्स के डिराइव करिए या कूलम्ब्स लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दिखाइए, बस ऐसी चीजें पूछती है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। जब डेरिवेशन करने जाएंगे तो आपको एक ही जगह पर दिख जाएगा वो सारी डेरिवेशन। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म का एक आइडिया था बेसिकली। अब एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। देखिए आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है आपका x1 y1 z1, इसका पोजीशन वेक्टर है x2 y2 z2। क्लियर है, दो पॉइंट्स हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर हम उसको r मानते हैं और निकालते हैं, तो अगर वेक्टर का फॉर्म में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस तरह से। और अगर इसको आप डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, रूट अंडर, अब मैं सब पढ़ेंगे इस सारी चीजों को, क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस यहीं से ai के प्लस b j के प्लस c से के कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, वही चीज हम लिखे हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। कि डिस्टेंस अगर 2 दिया है तो आपको उसमें r की जरूरत पड़ेगी कॉलम्स को निकालने में, तो वेक्टर फॉर्म इस तरह लिखिएगा और कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, इस तरह से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड या लेंथ निकाल लीजिएगा दोनों चार्जेस के बीच का। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़े, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़े, और ये तीसरा कॉलम्स को वेक्टर फॉर्म में देखे और कुछ और भी छोटी छोटी चीजें उसमें जाने। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर हम इसको थोड़ा और आगे ले चलेंगे। देखिए हम सारे लेक्चर्स में एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं,
ताकि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप चीजों को एकदम अच्छे से कर लें। 1 साल का समय कम नहीं होता किसी चीज को पूरा करने के लिए। आप अच्छे से पढ़िएगा ना तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, एकदम स्मूथली, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप एकदम आराम से पढ़िए, पूरी तन मन धन से पढ़िए, एकदम अच्छे से। पढ़ाई के साथ जी मत चुराइए, उसके साथ बेईमानी मत करिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना कि जब चीजें अच्छे समझ में आती हैं लोगों को और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो एक तो कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी मत तोड़िए, पेशेंस से रहिए और लगन से रहिए। हमेशा ये 3 शब्द हम बोलते हैं, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमें काम करना है पूरी कंसिस्टेंसी से, हर दिन करना है। सफलता एक दिन पूरा पढ़ने से नहीं मिलती है, थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़िए, देखिए कितने आगे आप निकल जाएंगे। कछुआ बन के चलिए, खरगोश नहीं। तो लंबे रेस का अगर आदमी बनना है आपको तो कैसा बनना पड़ेगा, कछुए की तरह चलना पड़ेगा, ठीक है। 100 मीटर का दौड़ नहीं है, मैराथन है, तो आराम आराम से दौड़िए आप। तो कंसिस्टेंसी से पढ़िए, पेशेंस से पढ़िए और लगन से पढ़िए, ठीक है। पूरी मोरली बूस्टअप होकर, नहीं कुछ कर दिखाना है हमको, अगली बार आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, मतलब अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, सपनों को पूरा करना है, एकदम मेंटली पूरा बूस्टअप होकर के, ठीक है। और पूरी तन मन धन से लगे रहिए इसमें। बाकी पूरा मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन के लिए यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपनी फैमिली से मोटिवेशन लीजिए। वो मोमेंट्स याद करिए अपने फैमिली के साथ जो आपने स्पेंड किए हैं, वो आपको मोटिवेशन देगा। और वो मोटिवेशन जब अंदर से आएगा ना तो उसकी जवाब ही नहीं होगी यार, सबका बाप होगा वो मोटिवेशन, ठीक है। तो वो मोटिवेशन को ढूंढिए आप अपने अंदर। तो चलिए इस लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चलिए ऑल द बेस्ट।